वेलकम बैक। अमरीकी मईशत को दरपेश मसाइल के लिए यहाँ बहुत से हल्के गैर मुल्की जंगों पर उठने वाले वसी अखराजात को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन 11 सितंबर 2001 के बाद से एक अमरीकी सनत जिसकी आमदनी और मुनाफा मुसलसल बढ़ रहा है वो है फौजी आलात और साजो सामान तैयार करने की सनत। मजीद तफसीलात अब्दुल अजीज खान की रिपोर्ट में। मुआशी बहरान और हालत जंग में शायद सबसे महफूज नौकरी जनरल डायनामिक्स या लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों में ही मिले। जनरल डायनामिक्स वो कंपनी है जिसने F-16 तैयारा बनाया और लॉकहीड मार्टिन दुनिया में दिफाई ठेकों के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। एक चीज़ जिस पर पेंटागन को तनकीद का निशाना बनाया गया वो थे नो बिड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जदीद असला बनाने वाली इन कंपनियों को मुंह मांगी कीमत पर ठेके देना। सेंटर फॉर पब्लिक इंटेग्रिटी की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सन 2001 से लेकर अब तक इन नो बिड कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 गुना इजाफा देखने को आया है। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2003 में $50 अरब के नो बिड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे। आज सन 2011 में इन ठेकों की लागत बढ़ के $140 अरब हो चुकी है। जॉन ग्लेसर का ताल्लुक एंटी वॉर नामी इदारे से है। सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वालों में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की वो कंपनियां हैं जैसे लॉकहीड मार्टिन, हैलिबर्टन, बोइंग। इस किस्म की कंपनियां तवील जंगों से बहुत मुनाफा कमाती हैं, जैसा कि अफगानिस्तान की जंग। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2009 के आखिरी 3 महीनों के मुकाबले में सन 2010 के आखिरी 3 महीनों में लॉकहीड मार्टिन के कुल मुनाफे में 19% इजाफा हुआ। सन 2009 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लॉकहीड मार्टिन ने $82 करोड़ 70 लाख कमाए थे। सन 2010 में इन्हीं 3 महीनों में ये मुनाफा बढ़कर 98 करोड़ 30 लाख हो गया था। लॉकहीड मार्टिन के CEO रॉबर्ट जे स्टीवंस ने सन 2009 में अपने फिनलैंड के दौरे के दौरान ये कहा था कि वो एक आज़ाद मंडी में इंसाफ पर मबनी उसूलों पर मुनाफा कमाना चाहते हैं, मगर वो एक ऐसी एक्सपोर्ट पॉलिसी चाहते हैं जिनसे उनकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स मुतासर ना हो, क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने में उनकी कंपनी अहम किरदार अदा कर रही है। मगर जॉन ग्लेसर जैसे माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान की जंग एक ऐसी जंग है जिसे अमेरिका आउटसोर्स कर रहा है, यानी इस जंग के मुख्तलिफ मराहिल ठेकों पर कंपनियों को दिए जा रहे हैं। Just in March 2011, इस साल की मार्च में अफगानिस्तान और इराक दोनों में अमेरिका की तरफ से मौजूद फौजी अमले में 52% अफराद कॉन्ट्रैक्टर्स थे। ये ठेकों पर भेजे गए थे, यानी अमरीकी फौज की तादाद कम थी। इस तादाद से हमें मालूम होना चाहिए कि इन जंगों में फायदा किसको हो रहा है। वो कहते हैं कि ये कंपनियां अमेरिका के सियासी हलकों में गहरा असर वसूख रखती हैं। बहुत से जंगी तैयारों के मुख्तलिफ पुर्जे अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में इसी वजह से बनाए जाते हैं, यानी जब भी इन कंपनियों के ठेकों को रोकने की बात होती है तो अमेरिका भर में लोगों की नौकरियां ख़त्म होने लगती हैं। इसी वजह से कोई भी अवामी नुमाइंदा इन कंपनियों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। जॉन ग्लेसर कहते हैं कि जब जंगों में ड्रोन हमले बढ़ने लगते हैं तो वो भी इसी बात की अलामत होती है कि फौजी ठेके बड़ी तादाद में कंपनियों को आउटसोर्स किए जा रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे हैं। यमन और सोमालिया में भी ये शुरू हो चुके हैं और लीबिया में भी। इस किस्म की टेक्नोलॉजी तभी वजूद में आती है जब हुकूमत बड़ी लागत के ठेके उन कंपनियों को देती है। ये फौज की तरफ से नहीं आती। It doesn't come from, army people. उनका कहना है कि अफगानिस्तान में जैसे जैसे अमरीकी फौज कम होती जाएगी, आप इनकी जिम्मेदारियां ठेकेदारों तक मुंतकिल होते हुए देखेंगे। अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अमन और अमान की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अफगान शहरी तामीर और तरक्की की कई सहूलतों से महरूम होने के साथ साथ तवानाई की शदीद किल्लत का भी शिकार हैं। इस वक्त आयशा खालिद आपकी मुलाकात 2 ऐसे अमरीकियों से करवा रही हैं जो अफगानिस्तान में शमसी तवानाई के मंसूबों को तरक्की देने के हामी हैं। आइए देखते हैं। हिंदू कुश में वाक़ई एक गांव के दौरे में इलाके के गवर्नर ने मुझे बताया कि उन्हें इलाके में वाहिद बच जाने वाले 2.5 एकड़ के एक जंगल की रात को रखवाली करनी पड़ती थी कि कहीं ईंधन की शदीद कमी का शिकार गांव वाले रात में दरख्तों की लकड़ी चुरा कर न ले जाएं। वो छोटा सा जंगल बारिशों में उनके गाँव को बहा ले जाने के खिलाफ आखिरी ढाल था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा अफसरदा किया वो हर रोज बड़ी तादाद में बच्चों का गाँव से निकल कर ईंधन के लिए लकड़ी की तलाश में मारे मारे फिरना था। साबिक अमरीकी
سفارتکار پیٹریشیا میکارڈل کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آخری تعیناتی افغانستان میں تھی۔ افغان عوام کی جو مشکلات اس دوران ان کے مشاہدے میں آئیں، اس کی ایک وجہ ان کی رائے میں توانائی کا بحران تھا۔ ایک چوتھائی صدی کے عرصے سے جاری افغانستان کی جنگ نے سابقہ روسی ریاستوں سے بڑے شہروں تک بجلی کی ترسیل کے نظام کو تباہ کر دیا، لیکن افغان دیہاتوں میں تو بجلی کبھی تھی ہی نہیں۔ پیٹریشیا کی معلومات کے مطابق جنگ سے بہت سے دیہی علاقوں تک ایندھن کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی۔ نتیجتاً افغان عوام کو ایک طویل عرصے کی محنت سے قداور ہونے والے میوہ جات کے تیار باغات کاٹ کر ایندھن کی ضروریات پوری کرنی پڑی۔ افغان عوام کی مشکلات نے پیٹریشیا کی توجہ وہاں وافر مقدار میں پھیلی سنہری دھوپ کی طرف دلائی۔ اپنے گرل اسکاؤٹس کے زمانے میں سیکھے ہوئے شمسی توانائی کے کوکر کا استعمال انہیں اس کا حل نظر آیا۔ پیٹریشیا نے اس کے بارے میں مزید تحقیق کی۔ آج وہ ایک فلاحی تنظیم سولر کوکر انٹرنیشنل سے منسلک ہیں اور افغانستان جیسے مصیبت زدہ علاقوں میں شمسی توانائی سے کھانا پکانے والے کوکرز اور اوونز کے استعمال کے فروغ کی زبردست حامی ہیں۔ یہاں پیٹریشیا واشنگٹن ڈی سی میں واقع نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انتہائی سادہ ڈیزائن اور کم قیمت کے سولر کوکرز اور اوونز کے استعمال کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ کیک انہوں نے صرف 1 گھنٹے کے وقت میں سولر کوکرز میں تیار کیے ہیں۔ افغانستان میں بجلی کی پیداوار کے لیے تیل اور گیس کے استعمال پر انتہائی زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو یہ ملکی سرمایہ کا ضیاع ہے، دوسرا یہ کہ یہ ایک ایسے ڈھانچے کی تعمیر پر لگایا جا رہا ہے جس سے توانائی ضائع ہوگی۔ یہ ہے ٹک ملر، دوبارہ قابل استعمال توانائی کی ضرورت مند معاشروں میں آسان دستیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائٹل پاور سسٹمز کے صدر۔ ٹک ملر افغانستان سے 1 ماہ قبل ہی واپس آئے ہیں۔ ان کی تنظیم مقامی افغان آبادی کی مدد کے لیے سولر پینلز کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے نظام نصب کرنے اور افغان شہریوں کو ان کا استعمال سکھانے کا کام کر رہی ہے۔ اس وقت امریکی حکومت کی طرف سے افغانستان میں توانائی کا بحران کم کرنے میں جن مختلف طریقوں سے مدد دی جا رہی ہے، ٹک ملر ان سے متفق نہیں۔ دوبارہ قابل استعمال توانائی کے آپشن پر توجہ نہ دیے جانے کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے۔ جنگیں لڑنے پر تو ہزاروں میڈلز دیے جاتے ہیں، امن کے لیے کام کرنے پر صرف چند ایک، لہٰذا امداد اور توجہ بھی اسی کام کے لیے ہوگی جس کی پذیرائی ہوگی۔ دوسرے ممالک سے افغانستان کے لیے بجلی اور ایندھن کی فراہمی کے منصوبوں کے بارے میں پیٹریشیا میکارڈل کہتی ہیں کہ ان سے افغانستان مستقبل میں ایک طویل عرصے کے لیے غیر ملکی امداد کا محتاج رہے گا، جبکہ دوبارہ قابل استعمال توانائی کے منصوبوں پر سرمایہ کاری نہ صرف افغان عوام کی صحت، تعلیم اور دوسرے ضروری شعبوں کی ترقی کے لیے ان کا پیسہ بچائے گی، بلکہ ان کے بچوں کا وہ قیمتی وقت بھی جو تعلیم حاصل کرنے میں صرف ہونا چاہیے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہاں پر ایک بریک اور افغانستان کی تاریخ کے کچھ اہم پہلوؤں پر ایک رپورٹ اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔